प्रिय मित्रों, हिंदी ज्ञान कुंज चैनल की तरफ से आज हम लोग कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की पुस्तक जो एनसीईआरटी पैटर्न की है, उसमें हिंदी पद्य भाग के प्रथम अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई प्रेम माधुरी की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 3 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था और ये गिरिधर दास उपनाम से कविता लिखते थे, या जो भी लेखन कार्य करते थे वो गिरिधर दास के उपनाम से ही करते थे कविताएं। इस प्रकार से उनकी माता का नाम पार्वती देवी कहा गया और उनकी पत्नी का नाम मन्नू देवी था। इनका प्रारंभिक जीवन अच्छा रहा, सुखद रहा। इनको ज्ञान देने के लिए, पढ़ाने के लिए उर्दू, फारसी इत्यादि मौलवी ताज अली जी आया करते थे। हिंदी का ज्ञान देने के लिए ईश्वर दत्त जी आते थे और इसी तरह से 3 शिक्षक इनको पढ़ाने के लिए थे जो घर पे आकर के इन्हें पढ़ाते थे, इन्हें ज्ञान देते थे। लेकिन इसी समय में अंग्रेजी का ज्ञान देने के लिए काशी में उस समय कोई ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान नहीं था कि जो इन्हें अंग्रेजी की शिक्षा दे सके। ऐसे समय में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, जो कि बनारस के ही थे, वो जो है हिंदी के एक अच्छे जानकार थे। इसलिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये हिंदी के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास जाते हैं और उनसे अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो सभी भाषाओं के एक अच्छे ज्ञाता बन जाते हैं। हालांकि ये बचपन से ही काव्य लेखन शुरू कर दिए थे, 5 वर्ष की अवस्था से ही। लेकिन उच्च शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जब ये सितारे हिंद जी को अपना विद्या गुरु मानते हैं, उनसे ज्ञान लेने के पश्चात, अंग्रेजी का ज्ञान लेने के पश्चात और भी तमाम साहित्य का ज्ञान लेने के पश्चात उन्हें अपने विद्या गुरु के रूप में मान्यता देते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पत्रिकाओं के बारे में, जिन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था, उनमें जो पहली पत्रिका आती है उसका नाम था कवि वचन सुधा। पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। इस पत्रिका का संपादन इन्होंने 15 अगस्त 1868 ईस्वी को काशी से आरंभ किया था और प्रारंभ में यह पत्रिका साप्ताहिक थी, जो सप्ताह में एक बार निकलती थी। बाद में यह पाक्षिक हो गई और अंत में यह मासिक पत्रिका बन गई। इसके पश्चात जो दूसरी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया वो पत्रिका रही हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका प्रकाशन या संपादन कह लीजिए इन्होंने 1873 ईस्वी में काशी से ही किया। लेकिन 8 अंक तक यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित हुई। लेकिन 8वां अंक प्रकाशित हुआ तो उसमें इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। अब इसके पश्चात इन्होंने एक और पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था बाला बोधिनी। ये पत्रिका 9 जनवरी 1874 ईस्वी को काशी से ही प्रकाशित हुई और इस पत्रिका को प्रकाशित करने का उद्देश्य रहा स्त्री शिक्षा। तो इस प्रकार से ये पत्रिकाएं इनकी हो गई। और एक पत्रिका इन्होंने छोटी सी प्रकाशित किया था भगवत भक्ति पोषणी, जो कि भागवत धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने निकाला था। अब इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना भी किया था, तो वो है पेनी रीडिंग क्लब। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना इन्होंने 1873 ईस्वी में किया और तदीय समाज की स्थापना भी इन्होंने 1873 ईस्वी में ही किया। अब ये सब उत्कृष्ट कार्य करने के पश्चात इनको कुछ उपाधियों से विभूषित किया गया, जो उपाधियां हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक उपाधि रही इनकी कि इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा गया। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को जन्म दिया
और इनको भारतीय नव उत्थान का प्रतीक भी कहा गया कि ये भारत में नया उत्थान लाने वाले हैं। और इनको हिंदी का एक पुराण पुरुष भी कहा गया कि जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके पश्चात जो आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास आरंभ हुआ, उसे आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को है। इसीलिए इन्हें आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को होती है, यानी 35 वर्ष के अल्प जीवन काल में इन्होंने हिंदी साहित्य को जो अभूतपूर्व उत्कृष्ट प्रगति प्रदान किया वह काफी उल्लेखनीय है। अब हम इनकी एक रचना के बारे में बात करते हैं, जो रचना रही है प्रेम माधुरी काव्य की एक उत्कृष्ट कृति है इनकी, जिसका समय 1875 ईस्वी है। इस कृति के बारे में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है इनकी भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा इनकी ब्रज रही, और शैली की बात करते हैं तो शैली मुक्तक रही प्रेम माधुरी में। अब प्रेम माधुरी कक्षा 12 हिंदी का प्रथम अध्याय है पद्यखंड का। इसके भावार्थ को हम लोग देखेंगे। प्रेम माधुरी का आशय ही है कि वास्तविक प्रेम के माधुर्य को, मधुरता को इन्होंने प्रकट करने की कोशिश किया है, प्रयास किया है कि वास्तविक प्रेम इस संसार में क्या होता है, जिसे वर्तमान संदर्भ में लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। लेकिन प्रेम की वास्तविकता क्या होती है या सत्य प्रेम क्या होता है, इसका वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने सवैया छंद में अपने पदों को लिखा है, और हम देखते हैं कि जो पहला पद है इनका सवैया में वो है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है, और लाभ कछून पुकारन में बदनाम ही हो की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबर बिरथा है, और बाबरे हैं ब्रज के सिंगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिठा है। देखिए इस पद्य में अगर हम प्रसंग की बात करते हैं तो इसमें ब्रज क्षेत्र की, ब्रज गांव की एक गोपिका है जो भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात उनके विरह में बिल्कुल व्याकुल है, उत्तप्त है, परेशान है। और उसकी इस परेशानी को, समस्या को देख करके ब्रज के लोग अक्सर उससे पूछा करते हैं कि तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें क्या दिक्कत है, इसे क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो इससे जो है वो गोपिका बिल्कुल परेशान है। तब वह अपने अनिर्वचनीय प्रेम की सत्यता को व्यक्त करते हुए कह रही है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है। वह गोपिका कहती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग से उत्तप्त या व्याकुल वह गोपिका कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे, कि प्रेम के मार्ग की सत्यता को या वास्तविकता को इस संसार में कौन समझ सकता है। यथार्थ होत यथा है, कि प्रेम वास्तविक स्वरूप में क्या होता है या प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, इस बात को इस संसार में कौन समझ सकता है। फिर कह रही है कि लाभ कछून पुकारन में, कहती है कि यदि इस प्रेम की वास्तविकता की हम चर्चा करें, इसकी व्याख्या करें, इसकी बात करें, तो इससे भी हमें किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है, क्योंकि इस प्रेम की चर्चा करने से इस संसार में बदनामी या अपयश भी मिलता है, अपमान ही मिलता है, क्योंकि इस संसार के लोगों का प्रेम के प्रति जो दृष्टिकोण है वह अलग है, कुत्सित है। जानत है जी मेरो भली विधि, फिर वह गोपिका कहती है कि यद्यपि मेरा मन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस प्रेम की चर्चा करना व्यर्थ है, बेकार है, इससे कोई लाभ नहीं है, और उपाय सवै वृथा है, और इसके बारे में यदि मैं कोई भी उपाय करूं, कोई भी विचार लाऊं, कोई भी कार्य करूं, अपने कष्ट को कम करने के लिए, अपने प्रेम की चर्चा करने के लिए कोई दूसरा उपाय खोजती हूं, तो वह सब भी व्यर्थ है। लेकिन कहती है कि बावरे हैं ब्रज के सिंगरे,
सीगरे माने संपूर्ण होता है। वो गोपिका कहती है कि मुझे लग रहा है कि इस ब्रज के सीगरे माने सभी लोग बिल्कुल बावरे यानी पागल जैसे हो गए हैं। मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है, जो नाहक माने व्यर्थ में ही मुझसे बार बार इस बात को पूछ रहे हैं कि मुझे क्या कष्ट है, क्या दुख है। अर्थात क्या ब्रज के ये लोग इस बात को नहीं जानते कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, जो बार बार या हमसे हमारे कष्टों को पूछ रहे हैं। तो इसमें अगर रस की हम बात करते हैं तो वियोग श्रृंगार है, छंद में सवैया छंद है, अलंकार में अनुप्रास उपमा अलंकार हैं, और अगर शब्द शक्ति की बात करते हैं तो अभिधा के साथ साथ लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। भाषा ब्रज भाषा रही है। तो ये है। अगर हम गुण की बात करते हैं तो माधुर्य गुण का समावेश इस सवैया पद में मिलता है। अब हम देखते हैं जो दूसरा पद है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कि रोकहि जाओ तो अमंगल होए, और प्रेम नशय जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पति आइए, तासो बयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। देखिए इसमें ये मुक्तक है। पहले पद का दूसरे पद से कोई जोड़ नहीं है, कोई लिंक नहीं है। पहला पद अपने आप में कंप्लीट अर्थ दे रहा है, दूसरे पद का प्रसंग दूसरा है, वो अपने आप में पूरा अर्थ देगा। इसी को मुक्तक कहते हैं, यही शैली इनकी मुक्तक है। दूसरा पद दूसरे प्रसंग का है। इसमें कोई नायिका है और उसका नायक, उसका पति, उसका प्रियतम परदेश जाने को बिल्कुल तैयार है, बैग लेकर के निकलने ही वाला है। इसी स्थिति में वो नायिका अपने प्रियतम को रोकना चाहती है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि मैं अपने प्रियतम को किस प्रकार से विदेश जाने से रोकूं, परदेश जाने से रोकूं। तो वह कहती है, अपने प्रियतम से नायिका कह रही है कि रोका ही जाओ तो अमंगल हो। कहती है कि हे प्रियतम, इस परदेश गमन के अवसर पर यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूं या टोक देती हूं तो यह अशुभ का सूचक हो जाएगा। अप्रेम नशय जो कहे पी जाइए, और यदि मैं ये कहती हूं कि हे प्रियतम आप परदेश चले जाइए तो इससे मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यह समझ लेंगे, यह मान लेंगे कि मैं आपसे प्रेम ही नहीं करती। जाओ कहें जाहु न तो प्रभुता, कह रही है कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप परदेश मत जाइए तो प्रभुता, तो यह हमारा आपके ऊपर प्रभुत्व प्रतीत होने लगेगा। अर्थात आप यह समझ लेंगे, मान लेंगे कि मैं आपके ऊपर अपना शासन कर रही हूं, अधिकार प्रकट कर रही हूं। अच्छा, कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, और यदि मैं आपसे इस अवसर पर कुछ भी नहीं कहती हूं तो इससे मेरा स्नेह, मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वह गोपिका कहती है कि हे प्रियतम, वह नायिका कहती है कि हे प्रियतम, यदि मैं ये कहूं कि आपके परदेश जाने के पश्चात आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी तो यह क्यों पति आइए, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास कर लेंगे? अर्थात आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होगा। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। इसलिए वह नायिका कहती है कि हे प्रियतम, इसलिए आपके इस प्रस्थान के समय पर मैं क्या कह करके आपको परदेश गमन से रोकूं, इस बात को आप खुद हमें बता दीजिए। तो ये दूसरा पद रहा। इसमें भी रस वियोग श्रृंगार ही है, और अलंकार और छंद सब उपयुक्त पद के अनुसार ही हैं। तो एक पद का अध्ययन और हम करेंगे, जो तीसरा पद है इनका। आज लो जौन मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहा मैं।
अब मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। प्यारे जू है जग की हरीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। देखिए दूसरे प्रसंग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि एक नायिका है जिसका प्रियतम, जिसका पति परदेश चला गया है, काफी दिन से वह परदेश में ही है, घर पर नहीं आया है। उसकी नायिका अपने प्रियतम के विरह की अग्नि में बिल्कुल उत्तप्त है, मृत्यु की अवस्था में पहुंचने वाली है, बिल्कुल मृत्युतुल्य हो चुकी है, दुर्बल हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, कृशगात्र हो चुकी है। ऐसी अवस्था में वह अपने प्रियतम से पत्र के माध्यम से कह ले, क्योंकि वर्तमान टेक्नोलॉजी फोन का विकास उस समय रहा होगा या नहीं रहा होगा, तो पत्र के माध्यम से ही कह लीजिए या अपना संदेश देती है उसे। कहती है कि आज लव जौन मिले तो कहां कहां से क्या हुआ। और नायिका कहती है कि हे प्रियतम, यद्यपि आज तक आप मुझसे नहीं मिले या इतने दिन हो गए, लेकिन आप मुझसे नहीं मिले, मेरे पास नहीं आए, मुझसे आपका साक्षात्कार नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई, तो कहा लेकिन इससे कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हारे सब भांति कहा में। कहती है कि यद्यपि मैं सब प्रकार से तुम्हारी ही बनकर के रह गई हूं, तुम्हारे ही प्रेम में लीन रह चुकी हूं, रह गई हूं अब तक। फिर कहती है कि मेरो उराहनो है कछु नाही। कहती है कि यद्यपि इस बात में मेरी कोई उलाहना, मेरी कोई शिकायत आपसे नहीं है, क्योंकि सबे फल आपने भाग को पावे। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने कर्मों के अनुसार ही फल को, परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो वह मान लेती है नायिका की हो सकता है कि मेरे भी कर्म कुछ ऐसे ही रहे हों, जिसके कारण मुझे इस प्रकार से प्रियतम वियोग में या प्रिय वियोग में जीना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। तो नायिका कहती है कि हो सकता है कि हमारे भी कर्म कुछ ऐसे ही रहे हों, जिसके कारण मुझे भी इस प्रकार से प्रिय वियोग में जीना पड़ रहा है। फिर कहती है कि जो हरिचंद भई सो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वह नायिका कहती है कि अब मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह तो हो गया, लेकिन अब प्राण चले चाहे तासो सुना, लेकिन अब मेरे प्राण इस संसार से चले जाना चाहते हैं। प्रियतम वियोग में उत्तप्त होते होते, जलते जलते, विरह की अग्नि में जलते जलते अब मेरे प्राण इस संसार से चले जाना चाहते हैं या चले जाने वाले हैं। लेकिन प्यारे जो है जग की यह रीति। लेकिन वह नायिका कहती है कि हे प्रियतम, इस संसार का यह नियम है कि विदा के समय सब कंठ लगावें, कि इस संसार से यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रियजन उससे विदा होता है, उससे अलग होता है, तो सभी लोग उसे अपने गले से लगाते हैं। और मैं भी अब इस संसार से, या हमारे प्राण भी अब इस संसार से विदा होने वाले हैं, जाने वाले हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप भी एक बार आकर के मुझे अपने गले से लगा लीजिए। तो ये भी वियोग श्रृंगार का, सवैया छंद का, मुक्तक शैली का, ब्रज भाषा का एक उत्कृष्ट सवैया रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अब यहीं पर हम आज की क्लास को बंद करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।